किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए एक पैमाने की जरूरत होती है, एक यार्डस्टिक। और हाल ही में भारत ने अपने इस यार्डस्टिक को अपडेट किया है। तो चलिए इस बदलाव की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये क्यों हुआ और इसके असल मायने क्या हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, इतने सारे साल छोड़कर सिर्फ 2022-23 को ही क्यों चुना गया? आखिर क्या खास था इस साल में? इस पूरी पड़ताल में हम सबूतों को खंगालेंगे और इस अहम फैसले के पीछे की वजहों को एक-एक करके सामने लाएंगे। हम इस फैसले के पीछे की वजहों को 3 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। इसके लिए हम सीधे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मोस्पी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम, आखिर एक नया आर्थिक पैमाना, एक नया बेस ईयर चुना कैसे जाता है? इसका एक सुनहरा नियम है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई डॉक्टर किसी का ब्लड प्रेशर नापता है तो वो ये काम उसके मैराथन दौड़ने के ठीक बाद नहीं कर सकता है ना। बेस ईयर के लिए भी ठीक यही नियम है। वो साल आर्थिक तौर पर सामान्य होना चाहिए, उसमें कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव या कोई इकोनॉमिक शॉक नहीं होना चाहिए। तो इस कसौटी पर सबसे पहला उम्मीदवार जो बाहर हुआ वो था 2017-18। क्यों? एक शब्द में कहें तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का लागू होना एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसमें थोड़े समय के लिए सप्लाई चेन्स में काफी उथल-पुथल मचा दी थी। मतलब ये साल सामान्य तो बिल्कुल नहीं था। फिर आया साल 2020-21। ये वो साल था जब महामारी की वजह से भारत की आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट देखी गई। मॉस्पी के आंकड़ों के मुताबिक रियल जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में 5.8% थी। अब जरा सोचिए, अगर इस असाधारण साल को ही पैमाना बना लिया जाता तो क्या होता? ये तो वैसा ही होता जैसे किसी छात्र की काबिलियत का अंदाजा उस साल के नतीजों से लगाया जाए जब वो बहुत बीमार था। इसके बाद दिखने वाली हर ग्रोथ असल में भ्रामक होती। और इस तरह एक-एक करके सालों को परखने के बाद हम पहुंचे 2022-23 पर। आधिकारिक तौर पर ये एक आदर्श उम्मीदवार था। अर्थव्यवस्था स्थिर हो चुकी थी और सबसे जरूरी बात, इस साल के मजबूत और भरोसेमंद आंकड़े भी मौजूद थे। खुद मॉस्पी के शब्दों में ये एक हाल का सामान्य वर्ष था। 7% की मजबूत ग्रोथ, एक व्यवस्थित जीएसटी सिस्टम और काम करने के लिए ढेर सारा डेटा। इन सब के साथ 2022-23 ने एक आदर्श बेंचमार्क के सारे मापदंड पूरे किए। ठीक है, तो अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। बात सिर्फ एक सामान्य साल खोजने की नहीं है, बात ये समझने की है कि पुराना पैमाना यानी 2011 का बेस ईयर आज के भारत को मापने के लिए पूरी तरह से बेकार हो चुका था। भारत की आर्थिक संरचना में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। सोचिए, 2011 में 2G फोन और एसएमएस थे, आज 5G और डेटा स्ट्रीमिंग है। तब कैश का बोलबाला था, आज यूपीआई है। इस नई अर्थव्यवस्था को पुराने पैमाने से मापना, ये तो कुछ वैसा ही है जैसे पेट्रोल को किलोमीटर में मापने की कोशिश करना। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। यूपीआई क्रांति को ही ले लीजिए। आरबीआई के डेटा के अनुसार सिर्फ 5 सालों में लेन देन की संख्या में 91 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे 2011 का पैमाना देख ही नहीं सकता था। और ये सिर्फ पेमेंट तक ही सीमित नहीं है। ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, ये वो इंडस्ट्री हैं जो 2011 में लगभग ना के बराबर थीं। और आज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के अनुसार ये हमारी जीडीपी का 11% से ज्यादा हिस्सा है। पुराना पैमाना इस विशाल आर्थिक इंजन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो टूल जो महंगाई को एडजस्ट करके हमें असली विकास दर बताता है, जिसे जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, वो खुद एक पुराना चश्मा लगाए हुए था। वो आज की कीमतों को 2011 के चश्मे से देख रहा था। नतीजतन हमें विकास की एक धुंधली और गलत तस्वीर मिल रही थी। अब ये समझना भी जरूरी है कि ये फैसला अचानक से नहीं लिया गया। इसके पीछे एक औपचारिक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश थी और ये भारत को वैश्विक मानकों के और करीब लाता है। ये फैसला हवा में नहीं लिया गया था। इसकी सिफारिश देश के सबसे बेहतरीन आर्थिक विशेषज्ञों ने की थी, यानी एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, जिसे ACNAS कहते हैं। मतलब साफ है, ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि विशेषज्ञों की एक पूरी प्रक्रिया का नतीजा था।
और हाँ, इसके असल दुनिया में भी नतीजे होते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार इस अपडेट से हमें अर्थव्यवस्था की एक ज्यादा साफ तस्वीर मिलती है। इसका मतलब ये है कि सरकार के बजट घाटे और टैक्स से होने वाली कमाई जैसे जरूरी आंकड़े अब हकीकत पर आधारित होंगे, न कि पुरानी धारणाओं पर। और आखिर में ये एक भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम है। ये बदलाव भारत को यूएन के सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स यानी एसएनए 2025 के साथ जोड़ता है, जो कि अर्थव्यवस्थाओं को मापने की वैश्विक नियम पुस्तिका है। ये सुनिश्चित करता है कि हम बाकी दुनिया के साथ एक ही भाषा में बात कर रहे हैं, और ये डिजिटल अर्थव्यवस्था और गिग वर्कर्स जैसे नए और ज़रूरी क्षेत्रों को सही ढंग से मापता है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे फटाफट 1 मिनट में समेट लेते हैं। तो कुल मिलाकर 2022-23 को चुनने के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहला, ये एक सामान्य साल था। दूसरा, ये आज की बदली हुई नई अर्थव्यवस्था को सही तरीके से दर्शाता है। और तीसरा, इसे विशेषज्ञों का समर्थन हासिल है और ये हमें वैश्विक मानकों के करीब लाता है। तो अंत में ये सिर्फ एक पैमाना बदलने से कहीं ज्यादा है। ये भारत की अविश्वसनीय रूप से गतिशील अर्थव्यवस्था को देखने के लिए एक नया, साफ चश्मा लगाने जैसा है। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस नए और साफ नजरिए के साथ हम भारत की भविष्य की विकास गाथा के बारे में और क्या-क्या नया खोज पाएंगे। लेटेस्ट गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए इकोमेंथन को अभी सब्सक्राइब करें।